हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज़ एकता फ्रॉम ऑल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और आज 4 दिसंबर है। हम बुक पढ़ रहे हैं 21वीं सदी का व्यवसाय, जिसमें हम आज शुरू करेंगे अध्याय 10 संपत्ति हैशटैग व्यक्तिगत विकास का लाभकारी मार्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूँ आप शायद कह रहे होंगे कियोसाकी, क्या तुम बुद्धिहीन हो गए हो? व्यक्तिगत विकास के मार्ग की इतनी लंबी चौड़ी बातचीत क्यों? मुझे मुठभेड़ के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस महीने का खर्च चलाने की आवश्यकता है। मैं दौलत बनाना चाहता हूँ, कुंबाया नहीं गाना चाहता हूँ। इतनी जल्दबाजी ना करें, मैं बुद्धिहीन नहीं हुआ हूँ, मैं तो बस यथार्थवादी बन रहा हूँ। अमीर बनना सही स्लॉट मशीन में 50 सेंट का सौभाग्यशाली सिक्का डालने के बारे में बिल्कुल नहीं है। और यह भी सही है कि आप अतिरिक्त आमदनी कमाने के लिए एक नए तरीके को ही नहीं देख रहे हैं। आप तो वास्तव में अपने बुनियादी जीवन मूल्यों के परिवर्तन कर रहे हैं। यह उसे बदलने के बारे में नहीं है जो आप करते हैं। बहुत वास्तविक संदर्भ में यह तो उसे बदलने के बारे में है जो आप हैं। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप की नेट वर्थ आज अरबों डॉलर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रियल एस्टेट क्रैश होने पर उन्होंने यह सारी दौलत गंवा दी थी। वे 9.2 अरब डॉलर के कर्ज में डूबने का अनुभव बताते हुए कहते हैं, जब मैं सड़क पर एक भिखारी के पास से गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी नेट वर्थ मेरी नेट वर्थ से 9.2 अरब डॉलर ज़्यादा थी। बहरहाल जल्द ही डोनाल्ड दोबारा शिखर पर पहुंच गए। क्यों? उसकी बदौलत जो वे हैं, या ज़्यादा सटीकता से कहा जाए तो वे बन गए थे। मुझे भी एक बार यही अनुभव हो चुका है। 30 वर्ष की उम्र तक मैं मिलेनियर बन चुका था, लेकिन उसके 2 वर्ष बाद ही मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। व्यवसाय का डूबना कतई सुखद अनुभव नहीं था, लेकिन यह एक बेहतरीन सीख थी। उन कुछ सालों में मैंने बहुत सीखा, व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ, लेकिन अपने बारे में और भी ज़्यादा। मेरे तबाह होने के बाद अमीर डैडी ने मुझे कहा, धन और सफलता इंसान को घमंडी तथा मूर्ख बना देती है। अब जब तुमने गरीबी और विनम्रता का स्वाद चख लिया है, इसलिए तुम दोबारा विद्यार्थी बन सकते हो। उन्होंने सही कहा था। उस अनुभव से मैंने जो सबक सीखे वे आगे चलकर अनमोल साबित हुए। एक विश्वव्यापी व्यवसाय बनाने के बाद, मैं उसे गंवाने के बाद, मुझे असली दुनिया की वह शिक्षा मिली जिसने अंततः मुझे अमीर बना दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उस शिक्षा ने मुझे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बना दिया। और मैंने उस शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी वे व्यवसाय या धन के बारे में नहीं थी, वे तो मेरे खुद के बारे में थी। इस बारे में मुझे जॉन से एक सवाल पूछने दें। अगर उनका जवाब वही है जो मैं सोचता हूँ कि होगा, तो आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। रॉबर्ट: जॉन, एक बात तो स्पष्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले हर व्यक्ति को एक जैसी सफलता नहीं मिलती है। आपके अनुभव में वह सबसे बड़ा कारण कौन सा है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग सफलता के उस स्तर पर पहुंचने में नाकाम रहते हैं जहां तक पहुंचने की उन्होंने आस लगाई थी? जॉन: वास्तव में अलग अलग लोगों की सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। एक व्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि वह दूसरे के लिए महत्वपूर्ण ना हो। कुछ लोग अपनी आमदनी के वर्तमान स्तर में थोड़ी अतिरिक्त आमदनी जोड़कर ही खुश हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग किसी ज़बरदस्त व्यावसायिक अवसर की तलाश में होते हैं जो उनकी आमदनी की संभावना और जीवन शैली के लक्ष्यों के संदर्भ में कायाकल्प कर सके। इसी तरह असफलता की परिभाषा को भी बहुत व्यापक संदर्भ में देखना होगा। $1000 प्रति माह की आमदनी उस व्यक्ति के लिए असफलता मानी जा सकती है जो बहुत बड़ा व्यवसाय खड़े करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उस माह के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी जिसका लक्ष्य सिर्फ घरेलू आमदनी में अतिरिक्त कमाई जोड़ना था। लक्ष्य चाहे जो हो, हम जानते हैं कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लगन व निष्ठा से जुटे रहते हैं वे बेहतर और बेहतर बनते जाते हैं। वास्तव में मुझे यकीन है कि इसमें लोग
एक ही तरीके से असफल होते हैं जब वे खुद इसे छोड़ देते हैं। लेकिन पूरी सटीकता से समझाने के लिए इसे थोड़े विस्तार से कहने की ज़रूरत है। यह केवल इतना सा मामला नहीं है कि कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ देता है, यानी अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप से इस्तीफ़ा दे देता है और इस तरह की औपचारिक घोषणा कर देता है, मैंने इसे छोड़ दिया। यह मुद्दा व्यवसाय छोड़ने का नहीं, यह तो अपनी खुद की संभावनाओं को छोड़ने के बारे में है। मैंने बिल्कुल यही सोचा था। यह वही बात है जो मैंने इस पुस्तक के शुरुआत में कही थी। यह केवल आपके वर्तमान व्यवसाय को बदलने के बारे में नहीं है, यह तो आपको बदलने के बारे में भी है। मैं आपको आदर्श व्यवसाय दिखा सकता हूँ, लेकिन अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना विकास भी सुनिश्चित करना होगा। विजेता और पराजित आपके भीतर ही है, ये हमारा टॉपिक है। जॉन ने अभी अभी जो वर्णन किया उसके लिए ये दो शब्द हैं, एक है पलायनवादी और दूसरा शब्द है पराजित। हम में से हर एक के भीतर एक विजेता व्यक्ति और एक पराजित व्यक्तित्व रहता है। इसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे भीतर भी एक विजेता व्यक्तित्व है और एक पराजित व्यक्तित्व है। प्रायः ये दोनों वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अधिकांश लोग जीवन में सचमुच सफल होने के बजाय बस गुजारा इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वे अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को हावी होने की अनुमति दे देते हैं। मैं नहीं देता। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि विजेता जीत जाए। आपको कैसे पता चले कि पराजित व्यक्तित्व कब बोल रहा है, ओह मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, अरे यह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। विजेता जोखिम उठाने के लिए उत्सुक रहता है, जबकि पराजित व्यक्तित्व केवल सुरक्षा के बारे में सोचता है। यह विसंगतिपूर्ण है। पराजित व्यक्ति सुरक्षा के बारे में ही सोचता है और अंततः ऐसे कैरियर तथा जीवन में अटक जाता है जिसमें दरअसल सुरक्षा होती ही नहीं है। किसी कॉरपोरेशन में सप्ताह में 40 घंटे की नौकरी करने में भला कौन सी सुरक्षा है, जहां शायद अगले कुछ सालों में आपकी छटनी हो जाए, या 401 के रिटायरमेंट प्लान में अपनी थोड़ी सी आमदनी डालने में जिसे कोई म्यूचुअल फंड डकार जाएगा और औंधे मुंह गिर जाएगा, या ऐसे फंड में जिसका प्रबंधन कोई ऐसे वित्तीय सलाहकार करेगा जो एक और बर्नी मैडॉफ साबित होगा। दरअसल हम में से प्रत्येक के भीतर एक विजेता और एक पराजित व्यक्तित्व होता है। अमीर आदमी और गरीब आदमी वह है जो व्यायाम करता है और एक वह जो बिस्तर पर पसरा रहता है। यही युद्ध है। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने का एक कारण यह है कि वह आपके भीतर के अमीर इंसान को सहारा देगी ताकि आप सक्रिय हो और तरक्की करें। आपके पराजित मित्र को यही चाहेंगे कि आप पलंग पर लेटे रहें। वे चाहेंगे कि आप खेल को सुरक्षित तरीके से खेलें और 40 घंटे तक काम करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप उन्हें कोई भिन्न चीज़ करने की चुनौती नहीं देंगे। आपका नेटवर्क मार्केटिंग स्पॉन्सर ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग टीम आपको उत्कृष्ट बनते देखना चाहती है। यह चाहती है कि आप जो कर रहे हैं उससे आगे कदम बढ़ाएं। यह चाहती है कि आप अपने इतिहास से आगे निकले और साधारण के बजाय असाधारण बन जाएं। यह कहना आसान है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या यह बहुत ज़्यादा महंगा है, या मैं तो बस अपने लाभ चाहता हूँ, मैं इतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, या जोखिम नहीं लेना चाहता। ये पराजित व्यक्तित्व के बोल हैं और आपको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। पराजित व्यक्तित्व हम सबके भीतर छिपा होता है। मेरे भीतर भी है और अक्सर वह हावी हो जाता है, कम से कम थोड़े समय के लिए। हर सुबह मुझे यह विकल्प चुनना होता है, आज सुबह कौन उठा है, अमीर मैं या गरीब मैं, विजेता या पराजित। यह हमारा युद्ध है। वास्तव में हमारे भीतर पात्रों की एक लंबी कतार होती है, एक पूरी श्रृंखला होती है कि हम संभावित रूप से कैसे बन सकते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो सुखद रूप से विवाहित हो, इस संसार के प्रति अपना योगदान दे और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो। जब भी हम अपने डरों, शंकाओं या कम आत्मस्वाभिमान को जीतने देते हैं तो हर बार पराजित व्यक्तित्व उभर आता है।
और हम पर हावी हो जाता है। अपने स्वप्न बताना सीखने और शक्तिशाली व प्रभावी कहानी सुनाना सीखने से ही हम यह विजेता को सतह तक उठाकर आने की अनुमति कैसे दी जाए। अपने स्वप्न बताना सीखने और शक्तिशाली व प्रभावी कहानी सुनाना सीखने से ही हम यह भी सीख सकते हैं कि अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को कैसे दबाया जाए और विजेता को सतह तक उठकर आने की अनुमति कैसे दी जाए। एक सशक्त कहानी कैसे सुनाई जाए, यह सीखना दरअसल यह सीखना है कि उस विजेता की तरह कैसे दिखा जाए जो आप वाकई हैं। अधिकांश लोगों में जुटे रहने, निराशा से मुकाबला करने और अपनी मंजिल को स्वप्न को कभी ओझल ना होने देने की योग्यता नहीं होती। उन्हें दरअसल कभी भी इस योग्यता का परीक्षण ही नहीं मिलता, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह बी क्वाड्रेंट में माहिर व्यक्ति की सच्ची योग्यता होती है। यह उद्यमी जैसे सोच है और वही यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसे आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करने के दौरान सीख सकते हैं। जब मैं पहल जेरॉक्स कॉरपोरेशन में काम करने गया तो अपनी शक्ति और अपने भीतर के विजेता को उभारने में मुझे पूरे 2 साल लग गए। उन 2 सालों के अंत में मैं नौकरी से निकाले जाने की कगार पर था, लेकिन सौभाग्य की बात यह रही कि उसी दौरान मेरा आत्मविश्वास आखिरकार बढ़ने लगा था। मेरी बिक्री बेहतर हो गई और अगले 2 साल के भीतर ही मैं अपने ऑफिस में लगातार नंबर 1 या 2 पर रहने लगा। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना मेरे लिए तनख्वाह के चेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे लिए अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को दोबारा बनाना अनमोल था। इससे मुझे मिलियनों डॉलर कमाने में मदद मिली। इसके लिए मैं हमेशा जेरॉक्स कॉरपोरेशन और उसके स्टाफ का कृतज्ञ रहूँगा, जिसने मुझे सिखाया कि अपने दानवों, शंकाओं तथा डरों से कैसे उबरूं। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रबलता से सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि यह उद्योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का वही अवसर प्रदान करता है जो जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने मुझे दिया। नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपने डरों का सामना करने, उनसे मुकाबला करने और उभरने और अपने भीतर विजेता को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करती है। और इसे समझने में कोई गलती ना करें सिर्फ इसलिए कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाते हैं और अपना व्यवसाय खड़ा करने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को पीछे छोड़ देते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता को पाने में आपको बरसों का समय लगेगा। अमेरिका में हम स्वतंत्रता के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन दरअसल आपको स्वतंत्रता तब तक नहीं मिलती जब तक कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता ना मिल जाए, और इसे हासिल करने में समय लगता है। मैंने अपना करियर शून्य से शुरू किया था। रास्ते में मैंने कई बार दौलत बनाई और गंवाई, इसलिए मैं जानता हूँ कि सब कुछ चले जाने पर कैसा महसूस होता है। ऐसे मुश्किल दौर में पराजित व्यक्तित्व को हावी होने की अनुमति देना आसान था। ऐसे समय आएंगे जब आप महसूस करेंगे कि आपका इम्तिहान लिया जा रहा है, जब आपके दोस्त आपसे कहेंगे मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, और आपके परिवार वाले आपके कान में फुसफुसाकर कहेंगे क्या यह बेहतर नहीं रहेगा कि तुम अपनी छोटी सी नौकरी में ज़्यादा मेहनत करो और उस नेटवर्क वाली चीज़ छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसे समय आएंगे जब आपका मन ललचाएगा कि आप अपना जीवन पराजित व्यक्तित्व के हवाले कर दें। ऐसा हरगिज ना होने दें। जीते। फ्लाइट स्कूल सभी इल्लियाँ तितलियाँ बनने से पहले कोकून बनाती हैं। फ्लाइट स्कूल मेरा कोकून था। मैं इसमें कॉलेज स्नातक के रूप में दाखिल हुआ था और वियतनाम जाने के लिए तैयार पायलट के रूप में बाहर निकला। यदि मैं किसी साधारण फ्लाइट स्कूल गया होता तो मैं पायलट तो बन सकता था, लेकिन शायद युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाता। मिलिट्री पायलट्स के रूप में हमें जो सीखना था वह साधारण पायलट्स से बहुत अलग था। योग्यताएं भिन्न हैं, प्रशिक्षण की गहनता भिन्न है और प्रशिक्षण के अंत में युद्ध पर जाने की वास्तविकता से परिस्थितियां भी भिन्न हो जाती हैं। फ्लोरिडा में बुनियादी फ्लाइट स्कूल पूरा करने में मुझे लगभग 2 साल लगे। मैंने जब वहाँ का प्रशिक्षण पूरा कर लिया तो उसके बाद उन्नत उड़ान प्रशिक्षण लेने के लिए मुझे कैंप पेंडल्टन कैलिफोर्निया भेजा गया। वहाँ प्रशिक्षण की गहनता बढ़ गई।
कैंप पेंडल्टन में हमें उड़ान भरने से ज़्यादा लड़ने की प्रशिक्षण दिया गया। जब हमने फ़्लाइट स्कूल पूरा कर लिया और पायलट बन गए तो हमारे पास वियतनाम जाने की तैयारी करने के लिए 1 साल का समय था। हम प्रायः ऐसी परिस्थितियों में लगातार उड़ान भरते थे जो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से हमारा इम्तिहान लेती थी। कैंप पेंडल्टन के प्रशिक्षण के दौरान लगभग 8 महीने बाद मेरे भीतर कोई चीज़ बदल गई। एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मैं आखिरकार ऐसा पायलट बन गया जो युद्ध पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उस क्षण तक मैं मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उड़ान भर रहा था। कुछ लोग इसे मशीनी अंदाज में उड़ान भरना कहते हैं। ऐसे एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान मुझ में आध्यात्मिक रूप में बदलाव आ गया। मिशन इतना गहन तथा खौफनाक था कि अचानक मेरी सारी शंकाएं व डर रास्ते से हट गए और मेरी मानवीय आत्मा हावी हो गई। उड़ान भरना मेरा अभिन्न हिस्सा बन गया। मैं शांति महसूस करने लगा और हेलीकॉप्टर मुझे घर जैसा लगने लगा। वह मुझे अपना हिस्सा महसूस होने लगा। मैं वियतनाम जाने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं था कि मेरे भीतर कोई डर नहीं था। युद्ध पर जाने को लेकर मेरे अंदर अब भी वही डर थे, मरने का डर या इससे भी बुरा, अपाहिज होने का डर। बस फ़र्क यह था कि अब मैं युद्ध पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरा आत्मविश्वास मेरे डर से ज़्यादा बड़ा हो गया था। व्यवसायी और निवेशक बनने की मेरी प्रक्रिया भी काफ़ी कुछ वैसे ही रही जैसे कि युद्ध पर जाने के लिए तैयार पायलट बनने की रही थी। वास्तव में मुझे 2 बार असफल होना पड़ा। तब कहीं जाकर मुझ में अचानक वह गुण आ गया जिसे प्रायः उद्यमी भावना कहा जाता है। यही भावना मुझे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्से में बनाए रखती है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल हो जाएं, मैं ई और एस पहलू की सुरक्षा तथा आराम में फिसलने के बजाय बी व आई वाले हिस्से में ही रुका रहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बी क्वाड्रेंट में आरामदेह महसूस करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मुझे 15 साल लगे। आप मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। आपको उतना लंबा समय खर्च करने या उन असफलताओं और संघर्षों को झेलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद को फ्लाइट स्कूल नेटवर्क मार्केटिंग में भी वैसे ही जीवन बदलने वाली शिक्षा हासिल कर सकते हैं। व्यावसायिक योग्यताओं ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी। जब मैं सैन्य प्रशिक्षण और वियतनाम के जंगलों में युद्ध की स्थितियों में उड़ान भरना सीखने के बारे में बता चुका हूँ, तो मैं आपको चरित्र निर्माण की एक और कहानी बताना चाहता हूँ। यह युद्ध नहीं, प्रेम के बारे में है। यदि मुझे असली दुनिया की व्यावसायिक योग्यता सिखाने वाला गहन प्रशिक्षण नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सपनों की महिला से विवाह कर पाता। लेकिन मुझे प्रशिक्षण मिला और मैंने विवाह कर लिया। जब मैं पहली बार किम से मिला तो मैंने सोचा कि वह संसार की सबसे सुंदर महिला है। मेरे मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे और मैं उससे बात करने जाने की बात सोचकर ही बुरी तरह दहशत में था। बहरहाल, मेरे व्यावसायिक प्रशिक्षण ने मुझे अपनी असफलता तथा अस्वीकृति के डर से उबारना सिखा दिया और वह प्रशिक्षण उस वक्त बहुत काम आया। कमरे के पीछे छिपने के बजाय और दूर से टकटकी लगाकर देखते रहने के बजाय जो मैं बरसों पहले करता, मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला हाय। किम मुड़ी और उसके चेहरे पर सुंदर मुस्कान खिल उठी और मुझे प्रेम हो गया। वह मेरे सपनों की साकार अप्सरा थी। लेकिन जब मैंने उससे डेटिंग पर चलने को कहा तो वह बोली नहीं। पुराना रॉबर्ट कियोसाकी होता तो वह घबराकर दूर चला गया होता और हार मान लेता। लेकिन अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण की बदौलत मैं सख्त हो गया। मैंने हिम्मत जुटाकर डेटिंग पर चलने के बारे में दोबारा पूछा। एक बार फिर उसने कहा नहीं। अब मेरा आत्मविश्वास आहत हो गया और मेरा अहंकार ध्वस्त हो रहा था। लेकिन मैंने एक बार फिर उसे डेटिंग पर चलने के लिए पूछा और एक बार फिर उसका जवाब था नहीं। यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। हर बार जब वह नहीं कहती थी तो मैं अपने आहत अहम की मरहम पट्टी करने के लिए एकांत में चला जाता था। मैं अंदर से चोटिल था। यदि मैंने अपनी आत्मशंकाओं से उबरने का तरीका नहीं सीखा होता तो मैं कभी भी 6 महीनों तक उससे लगातार आग्रह नहीं करता। लेकिन मैंने किया और आखिरकार एक दिन वह बोली हाँ। तब से हम एक साथ रह रहे हैं। मैं यह कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह एक रोमांटिक कहानी है।
कि रॉबर्ट और किम में प्रेम कैसे हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित करती है। इस प्रशिक्षण का संबंध सिर्फ व्यवसाय और पैसे से ही नहीं है। हम तो आपके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में आप अपना पैसा कैसे कमाते हैं और अपना करियर कैसे बनाते हैं, उसी से यह तय होता है कि आप अपनी तकदीर कैसे बनाते हैं और अपनी विरासत भी। अध्याय 11 संपत्ति #3 समान सपनों और जीवन मूल्यों वाले मित्रों का दायरा। यह सुनना शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन यदि आप अपने जीवन में एक अलग अर्थव्यवस्था गढ़ना चाहते हैं तो आपको कई नौकरी की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज़रूरत नए दोस्तों की हो सकती है। क्यों? क्योंकि भले ही वे आपसे प्रेम करते हों और भले ही उनका ऐसा इरादा ना हो, लेकिन इस वक्त आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं हो सकता है कि वे ही आपको पीछे रोके हुए हों। हो सकता है आपने यह बात सुनी हो कि आपकी आमदनी अक्सर अपने 5 सबसे करीबी मित्रों की औसत आमदनी के बराबर होती है। और आपने बेशक यह कहावत भी सुनी होगी, समान प्रकृति वाले लोग साथ साथ रहते हैं। यह अमीर लोग गरीब लोगों और मध्यवर्गीय लोगों के बारे में भी सच है। दूसरे शब्दों में, अमीर लोग अमीरों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, गरीब लोग गरीबों के साथ नेटवर्किंग करते हैं और मध्यम वर्गीय लोग दूसरे मध्यम वर्गीय लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है जो या तो अमीर है या अमीर बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कई लोग अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने और नेटवर्किंग करने में बिता देते हैं जो आर्थिक दृष्टि से उन्हें पीछे रोक कर रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपको ज़्यादा अमीर बनाने में आपकी मदद करते हैं। खुद से यह पूछिए, मैं जिन लोगों के साथ समय बिताता हूँ, क्या वे मुझे अमीर बनाने के प्रति समर्पित हैं या उनकी ज़्यादा रुचि इस बात में है कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। 15 वर्ष की उम्र तक मैं जान गया था कि मैं आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहता हूँ और इसे हासिल करने का एक तरीका यह सीखना था कि मैं उन लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे करूं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मेरी मदद कर सके। मैंने निर्णय लिया कि मैं उन लोगों से मित्रता करना चाहूँगा जो मेरे अमीर बनने में रुचि रखते हैं। तो उन लोगों से मित्रता मैं उन लोगों से मित्रता नहीं करना चाहता था जो मुझे अमीरों के लिए काम करने वाला वफादार कर्मचारी बनाना चाहते हों। यह जीवन बदलने वाला पल था। यह निर्णय आसान नहीं था क्योंकि 15 वर्ष की उम्र में मुझे इस बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता था कि मैं किसके साथ समय बिताता हूँ और किस शिक्षकों की बात सुनता हूँ। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए कि आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं और आपके शिक्षक कौन हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है। जेरोक्स छोड़ने के बारे में सबसे मुश्किल चीज़ यह थी कि मुझे कुछ मित्रताओं को भी छोड़ना पड़ा। मेरे अधिकांश मित्र और परिवार वाले एक क्वाड्रेंट में रहते थे तथा उनके जीवन मूल्य मुझसे भिन्न थे। वे सुरक्षा और नियमित तनख्वाह को महत्व देते थे, जबकि मैं स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देता था। इस वजह से मेरा निर्णय काफ़ी दुखद अनुभव रहा, लेकिन विकास करने के लिए यह निर्णय लेना अनिवार्य था। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही कुछ अनुभव कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके कुछ मित्र या परिवार वाले ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के आपके निर्णय को नहीं समझते हैं, उससे सहानुभूति नहीं रखते हैं और या जो आपको हताश करने की सक्रिय कोशिश भी कर सकते हैं। आपके दोस्त आपसे कह सकते हैं कि आप मूर्ख हैं, फंस गए हैं या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोस्त गंवा दें। मैं यह वाक्य लिखने में झिझकता हूँ क्योंकि यह कठोर लगता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यह कठोर है, वास्तविकता है। और आप यह अच्छी तरह जान ले, इसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यहाँ हो यह रहा है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं और ई या एस क्वाड्रेंट में जीना छोड़कर बी क्वाड्रेंट में जीने जा रहे हैं।
यह महज एक अलग नौकरी करने का मामला नहीं है, यह तो किसी दूसरे देश में जाकर रहने, अपना धर्म बदलने या अपना राजनीतिक दल बदलने जितना महत्वपूर्ण मामला है। अंग्रेज कवि जॉन डन ने लिखा था, कोई भी मनुष्य टापू नहीं होता जो अपने आप में पूर्ण हो। हर मनुष्य महाद्वीप का एक हिस्सा होता है, पूर्ण का अंश। यह बात उन्होंने सन 1623 में कही थी और आज के बेहद गुथे हुए संसार में 1000 गुना ज़्यादा सच है। आप अकेले में अमीर नहीं बन सकते। आप उन लोगों जितने ही अच्छे होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। जॉन, यह जीवन में हर जगह सच है, लेकिन यह खास तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में सच और प्रासंगिक है, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करते हैं तो अपने आसपास ऐसे मित्रों का नया शक्तिशाली समुदाय बना लेते हैं जो आपके जैसे जीवन मूल्य और असली दुनिया का व्यावसायिक योग्यताएं सीख रहे हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का एक और बड़ा लाभ है। अगले प्रमोशन के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों से घिरे रहने के बजाय आपका व्यवसाय ऐसे लोगों से भरा रहता है जो आपकी सफलता के प्रति उतने ही समर्पित हैं जितने कि आप, क्योंकि आपकी सफलता से ही उनकी सफलता सुनिश्चित होती है। इस बात की अच्छी संभावना है कि उनमें से कुछ आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन DSA के अनुसार जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां से जुड़ते हैं और काम करते रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अपने इस सामाजिक नेटवर्क को अपनी आमदनी से ज़्यादा ऊंची प्राथमिकता देते हैं। तो मामला यह है, नेटवर्क मार्केटिंग न सिर्फ बेहतरीन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह मित्रों का एक बिल्कुल नया संसार भी प्रदान करती है। ऐसे मित्र जो उसी दिशा में जा रहे हैं जिधर आप जा रहे हैं, और उनके बुनियादी जीवन मूल्य भी वही हैं जो आपके हैं। जॉन जिस प्रकार की मित्रता के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वह सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक प्रशिक्षण जितनी ही अनमोल है। आज सभी चारों कॉन्ट्रेंट्स में मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरे बुनियादी मित्र जिनके साथ मैं सचमुच उठता बैठता हूँ, जिनका समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, B और I क्वाड्रेंट्स के होते हैं। और वैसे उन दोस्तों का क्या जिन्हें मैं जेरोक्स के पीछे छोड़ आया था? वे आज भी मेरे अच्छे मित्र हैं। वे हमेशा अच्छे मित्र रहेंगे, क्योंकि मेरे जीवन की संक्रांति काल में वे मेरे साथ मौजूद रहे थे। लेकिन मेरे लिए वह आगे बढ़ने का समय था। अगर यह आपके लिए भी आगे बढ़ने का समय हो तथा B क्वाड्रेंट आपको पुकार रहा है, तो आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं और नए दोस्तों से मिलना शुरू कर सकते हैं। अध्याय 12, संपत्ति 4, आपके अपने नेटवर्क की शक्ति। जब मैं 1990 के दशक में इस व्यवसाय की गंभीरता से जांच पड़ताल की, तो इसकी एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। वह यह कि इसमें नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद आया कि मेरे अमीर डैडी इस शब्द का सचमुच सम्मान करते हैं। थॉमस एडिसन मेरे अमीर डैडी के नायक थे। आज लोग एडिसन को आमतौर पर बिजली के बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ इसे बेहतर और आदर्श बनाया था। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, उन्होंने यह अनुमान लगाया कि इसे एक व्यवसाय में कैसे बदलना है। स्कूल छोड़ने के बाद, क्योंकि उनके टीचर्स की राय में वे इतने स्मार्ट नहीं थे कि वहाँ सफल हो सके, एडिसन ट्रेन का टॉफ़ी और मैगज़ीन बेचने की नौकरी करने लगे। जल्द ही वे अपना खुद का अखबार छापने लगे और 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने लड़कों की एक टीम नियुक्त कर ली जो उनके अखबार के साथ टॉफ़ियाँ बेचने लगी। वे कर्मचारी से व्यवसायी बन गए। अखबार बेचने के काम से युवा एडिसन धीरे धीरे उगता गया। टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी पाने के लिए उन्होंने यह सीखा कि मोर्स कोड कैसे भेजा जाए और प्राप्त किया जाए। जल्द ही वे सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राफ ऑपरेटर्स में से एक बन गए, और यही उन्होंने यह रहस्य सीखा जिसकी बदौलत वे बाद में मिलेनियर बने। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में उन्होंने देखा कि टेलीग्राफ के आविष्कार को इतनी ज़बरदस्त सफलता क्यों मिली थी। यह तारों, खंभों, काबिल व्यक्तियों और रिले स्टेशंस का आपस में जुड़ा हुआ तंत्र था। इसमें नेटवर्क की शक्ति थी।
हालांकि एडिसन बिजली के बल्ब संबंधी प्रयोगों और उस फिलामेंट को आदर्श बनाने के लिए मशहूर है जिसकी बदौलत बल्ब व्यावहारिक बना, लेकिन एडिसन की सच्ची प्रतिभा एक कंपनी बनाने में नजर आती है जिसने बिजली के तारों का जाल बिछाया और बिजली के बल्ब को समाज में जगह बनाने का अवसर दिया। एडिसन ने जिस कंपनी की स्थापना की उसने उन्हें मल्टी मिलियनियर बना दिया। उस कंपनी का नाम था जनरल इलेक्ट्रिक। एडिसन के व्यवसाय को क्रांतिकारी बनाने वाली चीज बिजली का बल्ब नहीं बल्कि बिजली के तारों और रिले स्टेशंस का तंत्र था, जिसकी बदौलत बिजली के बल्ब को ऊर्जा मिली। यह नेटवर्क था। मेरे अमीर डैडी ने मुझे बताया था, संसार में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी हर व्यक्ति नौकरी या काम की तलाश करता है। समुद्री जहाज के दौलतमंद स्वामियों तथा रेल रोड बैरन्स से लेकर सैम वाल्टन, बिल गेट्स और जेफ बेजोस तक उन्हीं लोगों ने संसार में प्रचुर दौलत कमाई है जिन्होंने यह पता लगा लिया था कि नेटवर्क कैसे बनाना है। सैम वाल्टन ने लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया, उन्होंने तो उनके वितरण का नेटवर्क बनाया। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाए, उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिस पर कंप्यूटर चलते थे। जेफ बेजोस ने पुस्तकों का प्रकाशन नहीं किया, उन्होंने तो पुस्तकों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क अमेज़न बनाया। शक्ति प्रोडक्ट में नहीं है, शक्ति तो नेटवर्क में है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप एक शक्तिशाली व्यावहारिक विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोज लें। जाहिर है हम में से अधिकांश लोग थॉमस एडिसन, सैम वाल्टन या बिल गेट्स नहीं है, ना ही कभी बन सकते हैं। हाँ, हर पीढ़ी में मुट्ठी भर बेहद रचनात्मक लोग होंगे जो शून्य से अरबों डॉलर के नए नेटवर्क बनाकर किसी कारोबार या फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं, जैसा इन लोगों ने किया। लेकिन लाखों लोगों की बात तो रहने ही दें, यह हजारों लोगों के लिए भी तार्किक महत्वाकांक्षा नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इतना ज़बरदस्त व्यवसाय है। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कंपनियां अब आप जैसे करोड़ों लोगों को उनका खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर देती है, बजाय इसके कि वे किसी दूसरे के नेटवर्क के लिए काम करने में अपनी ज़िंदगी बिता दें। मेटकाफ का नियम। 3Com के संस्थापक और ईथरनेट के एक निर्माता रॉबर्ट मेटकाफ को एक समीकरण बनाने का श्रेय दिया जाता है जो नेटवर्क्स के मूल्य को परिभाषित करता है, V=N²। दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य उस नेटवर्क का उपयोग करने वाले संख्या के वर्ग के बराबर होता है। मेटकाफ के नियम को ज़्यादा सरल शब्दावली में बनाया जाए तो इसका यह मतलब है कि जैसे जैसे आप इसमें उपयोग करने वाले लोगों को जोड़ते हैं, इसका मूल्य ज्यामितीय रूप से बढ़ता जाता है। टेलीफोन नेटवर्क के बारे में सोचें। यदि संसार में सिर्फ एक ही टेलीफोन हो तो उसका कोई वास्तविक आर्थिक मूल्य नहीं है। यदि पूरे संसार में सिर्फ आपके पास ही फ़ोन है तो आप किसे फ़ोन करेंगे? जिस पल आप एक और फ़ोन जोड़ देते हैं तो मेटकाफ के नियम के अनुसार फ़ोन नेटवर्क का आर्थिक मूल्य तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसे में नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 0 से 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा। एक तीसरा फ़ोन जोड़ दे तो आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाता है। दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य सांख्यिक नहीं घातांकीय रूप से बढ़ता है। नेटवर्क्स व्यावसायिक जगत में कैसे आए? औद्योगिक युग का व्यवसाय मॉडल किसी साम्राज्य की तरह काम करता है। यह एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होता है जो इसकी प्रबलता से केंद्रित पहचान को बनाए रखती है, चाहे यह कितना ही बड़ा हो जाए। 1950 के दशक में एक नए प्रकार का व्यवसाय उभरा जो अपने सारे हिस्सों को किसी एक केंद्रीय ऑफिस द्वारा नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि इसके लिए नेटवर्क के मॉडल का इस्तेमाल करता था। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की और अमेरिकी संसद इसे गैर कानूनी घोषित करने से सिर्फ 11 मत दूर थी, लेकिन यह शुरुआती वर्षों में बचने में कामयाब हुआ और आज यह 3% से अधिक अमेरिकी रिटेल बिक्री के लिए जिम्मेदार है तथा पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। इसके कुछ मशहूर ब्रांड्स में एस हार्डवेयर,
सबवे और जाहिर है सबसे मशहूर मैकडॉनल्ड्स शामिल हैं। इस क्रांतिकारी व्यावसायिक मॉडल को फ्रेंचाइजी कहा जाता है। फ्रेंचाइजी एक प्रकार का बिजनेस नेटवर्क है जिसमें बहुत से व्यवसाय मालिक एक ही ब्लूप्रिंट के अनुसार काम करते हैं। बहुत व्यवहारिक संदर्भ में आप यह कह सकते हैं कि उन सभी के जीवन मूल्य समान होते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी व्यावसायिक जगत में नेटवर्क के विकास की राह में सिर्फ एक पड़ाव है। अब जॉन आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। जॉन: रॉबर्ट ने सही कहा है। यह अलग तरीके से कमीशन का भुगतान करने का ही मामला नहीं है या मार्केटिंग की जिम्मेदारी किसी दूसरे पक्ष पर डालने की बात नहीं है। यह दरअसल व्यवसाय को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है, ऐसा तरीका जो व्यापक विज्ञापन नीति के जरिए औद्योगिक गुण की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि नेटवर्किंग के जरिए सूचना युग की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। फ्रेंचाइजी के बाद नेटवर्किंग वाले व्यवसायों के विकास में अगला कदम 1960 के दशक में उठाया गया और 1970 व 1980 के दशक में इसकी रफ्तार तेज हो गई। फ्रेंचाइजी व्यवसायों के नेटवर्क के बजाय यह मॉडल फ्रेंचाइजी व्यक्तियों के नेटवर्क के जरिए विकसित हुआ। एक तरह से आप इसे व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं। मूल फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह ही इस नए प्रकार के व्यवसाय की भी काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद यह अपना अस्तित्व बचाने और समृद्ध होने में कामयाब हुआ। इस मॉडल को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। रॉबर्ट: वैसे फ्रेंचाइजी के बारे में सच्चाई यह है कि फ्रेंचाइजी का स्वामी बनने के बाद आप एक नेटवर्क का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन उस नेटवर्क के स्वामी नहीं बनते। आप तो केवल अपने व्यवसाय के स्वामी बनते हैं। दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटर के रूप में जॉन: नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप न सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं, बल्कि आप दरअसल अपने खुद के नेटवर्क के स्वामी भी होते हैं। और रॉबर्ट, जैसा आप कहते हैं, इसमें ज़बरदस्त वित्तीय लेवरेज हासिल होता है। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटर के रूप में आपको मेटकाफ के नियम की शक्ति का दोहन करने का अवसर मिल जाता है। कैसे? यह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने मात्र से ही नहीं हो जाता। यह तो वैसे ही बात हो जाएगी जैसे संसार में केवल आपके पास ही टेलीफोन मेटकाफ के नियम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको अपने जैसे किसी साझेदार को जोड़कर खुद को बहुगुणित करना पड़ता है। जिस पल आपकी संख्या 2 हो जाती है, आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य तेजी से बढ़कर 4 हो जाता है। जब आपकी संख्या 3 हो जाती है तो आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 4 से 9 हो जाता है। आपने जिन दो लोगों को जोड़ा है, जब उनमें से प्रत्येक भी अपने 2 अन्य लोगों को जोड़ देते हैं, तो आपका नेटवर्क उस रॉकेट की तरह दिखने लगता है जो चांद की ओर उड़ान भरने वाला है। आप गणितीय रूप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका आर्थिक मूल्य घातांकीय रूप से विकास करता है। सरल भाषा में मेटकाफ के नियम का अर्थ यह है कि नेटवर्क एक लीवर के रूप में कार्य करता है। यह आपको अपने समय और प्रयास की लीवरेजिंग करने की अनुमति देता है। लीवरेज का सिद्धांत खोजने का श्रेय प्राचीन यूनान के इंजीनियर आर्किमिडीज को दिया जाता है। उन्होंने यह घोषणा की थी, मुझे खड़े होने की जगह भर दे तो मैं संसार को हिला सकता हूँ। लेवरेज की लगभग असीमित शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने रस्सियों और घिर्रियों का एक व्यापक तंत्र तैयार किया। इसके बाद रस्सियों को इस विशाल जाल में यूनानी योद्धा जहाज़ों के पूरे बेड़े को बांधा। जब हर चीज़ तैयार हो गई तो और जमा भीड़ भी खामोश हो गई, तो आर्किमिडीज ने लकड़ी का एक लट्ठा पकड़कर उसे अपनी पूरी शक्ति से खींचा और जहाज को पूरा बेड़ा पानी में तैरने लगा। यही नेटवर्क की शक्ति है। रसिया उस व्यापक जाल में आर्किमिडीज ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसके लिए आम तौर पर कई हजार मल्लाहों को मिलकर पूरा जोर लगाना पड़ता। और रस्सियों का वह जाल आखिर क्या था? एक नेटवर्क। वही यह ज़बरदस्त शक्ति है जिसकी बदौलत अफवाहें इतनी तेज़ी से फैलती हैं। एक आदमी 3 को बताता है, जिनमें से प्रत्येक अन्य 3 को बताता। उन अन्य में से प्रत्येक दूसरे 3 को बताता है और बहुत जल्द ही वह बात शहर के हर व्यक्ति को पता चल जाती है। फैशन के
फैशन के रुझान भी इसी तरह फैलते हैं और यही नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की बुनियादी रणनीति भी है। मेटकाफ के नियम की शक्ति का दोहन करते हुए लोगों के नेटवर्क के जरिए अपने प्रयासों को डुप्लीकेट करना। आज नेटवर्क मार्केटिंग संसार का सबसे तीव्र और विकास करने वाले बिजनेस मॉडल्स में से एक है। बहरहाल अधिकांश लोगों को अब भी इसका एहसास नहीं है। क्यों नहीं है? लोग प्रोडक्ट्स तो देख सकते हैं, घरेलू उपयोग का, स्वास्थ्य संबंधित प्रोडक्ट्स या टेलीकॉम, वित्तीय या कानूनी सेवाएं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह दरअसल व्यवसाय नहीं है। असल व्यवसाय प्रोडक्ट नहीं, वह नेटवर्क है जिसके जरिए प्रोडक्ट यात्रा करता है। एडिसन का बिजली का बल्ब नहीं बल्कि उनकी इलेक्ट्रिक ग्रिड है। लोग अब भी नेटवर्क मार्केटिंग के मूल्य को इसलिए समझ नहीं पाए हैं क्योंकि यह अदृश्य है, यह भौतिक नहीं, व्यावहारिक है। आप इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि देखने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यह सूचना युग का वास्तविक बिजनेस मॉडल है। इसके मूल्य को समझने के लिए आंखें खोलना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए तो आपको अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है। कोई सोने की मेहराब नहीं है, कोई हर्री जलपरी नहीं है जो संकेत देकर आपको उनके व्यवसाय की जगह आमंत्रित करे। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का विस्फोट पूरे संसार में हो चुका है, लेकिन जनता अक्सर अब भी इसे नहीं देख पाती है। जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक्स जैसी कंपनियां औद्योगिक युग की है। मैकडॉनल्ड्स, सबवे, द यूपीएस स्टोर, एस हार्डवेयर और बाकी फ्रेंचाइजी कंपनियां संक्रांति काल की हैं जो औद्योगिक युग से सूचना युग के पुल के रूप में उभरी। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही सूचना युग का वास्तविक व्यवसाय है क्योंकि इसका सरोकार जमीन और कच्चे माल, फैक्ट्रियों और कर्मचारियों से नहीं बल्कि विशुद्ध जानकारी से है। नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आप यह सोच सकते हैं कि आपका काम किसी प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना और बेचना नहीं है। आपका काम तो सूचना देना, एक बेहतरीन कहानी सुनाना और नेटवर्क बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही और कल हम पढ़ेंगे अध्याय 13। थैंक यू सो मच।